अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा इसरार कसाना के साथ। नाज़रीन, आज हम तीन चार टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज शुरू करेंगे हम प्रोग्राम आर्मी चीफ साहब के उस बयान की तरफ जो उन्होंने आज इशारा किया है कि पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाए और ये जो दहशतगर्द हैं हम उनका सिफाया कर देंगे। और आज ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक बात कही है वो ये कही है कि अपने दुश्मनों को अपनी सफ़ों में से निकालने के लिए अवाम जो हैं वो हमें इतलात दें, हमारी रहनुमाई करें, ताकि एक जो अवाम का एक जो पीछे खड़ा होना हुआ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑपरेशन के लिए। इसका ज़रा तजिया करेंगे। साथ साथ आज हम बात करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से। आज CCI की मीटिंग थी, उसमें ये फैसला किया गया है कि 2016 में जो एक लॉन्ग अवेटेड सेंसस है वो होगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्यों ज़रूरी होता है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। साथ साथ नेतन्याहू साहब, जो हमने आपको याद है कि परसों हमने इनके ऊपर एक सेगमेंट किया था, अनएक्सपेक्टेडली वो आज जीत गए हैं दोबारा। और जो पोलस्टर्स थे, बल्कि आज कहा जा रहा है कि ये योम किपोर है पोलस्टर्स के लिए, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और साथ आखिर में जाके क्रिकेट पे भी आज पैनल के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ दिफाई तजज़िया-नगार जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आर्मी चीफ साहब की कि कौम हमारे शाना बशाना चले और हम इंशाल्लाह दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। देखिए, फौज को कोई भी ऑपरेशन या जंग की हालत में भी हमारा माजी का भी यही तजर्बा है, ये बहुत ज़रूरी है कि कौम, आपकी हुकूमत, रियासत उनको सपोर्ट करे, उनकी जो मामलात हैं उसकी हिमायत करे जी। तो यही इसी चीज़ को उन्होंने दोहराया है और ये पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी कह चुके हैं। आपको ये मालूम होगा कि जब कभी भी हमने बड़े ऑपरेशन की बात की तो फौज ने सबसे पहले यही कहा कि इसको कौम की, हमारे ऑपरेशन को कौम की हिमायत चाहिए, सपोर्ट चाहिए और हम इंशाल्लाह अपने ऑपरेशन में कामयाब होंगे। और वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सली अगर आप देखें तो फौज को अपनी सारी कार्रवाई के लिए कौम की पूरी हिमायत की जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसी चीज को दोहराया है और आप ये देख भी रहे हैं कि खासकर जब से ज़रब अज़ब शुरू हुई उसमें ये कंसेंसस था, आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आपकी पूरी कौम है, वो फौज के पीछे खड़ी है और हमें मालूम है कि 80 से 90% तक वो इलाका उन्होंने खाली करवा लिया है और बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब बाकी इलाका भी खाली होगा और वहाँ के IDPs, जैसे अब साउथ वजीरिस्तान के IDPs अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, इंशाल्लाह जो नॉर्थ वजीरिस्तान के IDPs हैं वो भी अपने घरों को वापस लौटेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये जो बात उन्होंने की है, एक तो वो काउंटर टेररिज्म सेंटर का दौरा कर रहे थे पबी में और वहाँ पे ये बात कहना, ये क्या मैसेज जा रहा है? खास तौर पे देखें कि मुख्तलिफ जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी चल रहा है, साथ साथ खैबर वन भी था और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कराची में भी रेंजर्स जो है वो अपना ऑपरेशन कर रही है और वहाँ पे भी आपको मालूम ही है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज तमाम जगहों पर जाना? ये मैं समझता हूँ जी बहुत ही अहम बयान है और मैं पिछले 2-3 दिन से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यही बात कर रहा हूँ। लोग कुछ सतही बातें कर रहे हैं और मैं शुरू ही ज़रब अज़ब से करता हूँ। मैं कहता हूँ जी इस वक्त ये देखिए कि इरादा क्या है। मेरा ख्याल है अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पैगाम को शायद समझने से कासिर हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, अभी भी मामले गड़बड़ होंगे और ये भी वक्त गुजर जाएगा और दहशतगर्दी उसी तरह अपनी जगह चलती रहेगी। ऐसा नहीं है। आपने देखा कि हमने बहुत तेजी से पेशरफ्त की है ज़रब अज़ब में और दुनिया को दिखा दिया कि ये बिला इम्तियाज ऑपरेशन है। ये नोट करने वाली बात है। इससे पहले हम पर दुनिया जो है वो बिलीव नहीं करती थी और बाकायदा कहा जाता था जी कि वहां तो गुड और बैड एसिड्स की बात। तो अब अमेरिका, यूरोप और हर जगह दुनिया जो है इसको बाकायदा एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रहा है वो फॉर द फर्स्ट टाइम बिला इम्तियाज हो रहा है। यही मैसेज हमें मुल्क के अंदर भी देना है और यही है मैसेज है जो आर्मी चीफ दे रहे हैं कि अब हमें बिला इम्तियाज दहशतगर्दी से इस मुआशरे को पाक करने के लिए जहां कहीं हमें दहशतगर्द नजर आएंगे हम उनको अटैक करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कराची को दहशतगर्दों के हवाले आप छोड़ दें और कराची के लोग जो कि साल हर साल से इस हौलनाक तजर्बे से गुजर रहे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो ये पैगाम अब लोगों को समझ आना चाहिए
تو یہ اصل پیغام ہے جو آرمی شاہد بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, آپ نے ذکر خود ہی کر دیا کراچی کا. تو جو کراچی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے جو واقعات چل رہے ہیں اس میں الطاف حسین صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی, اس کے بعد پھر معاملات جو خراب ہوئے, پھر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے, اور آج بھی ان کی جمعہ تاسیس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں کر رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کی صفوں میں کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, تو ان کو ڈس اون کریں اور اپنی صفوں کو تطہیر کے عمل سے گزاریں؟ جی بالکل, اپنی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنا دفاع کرنے لگ جائیں, اور دفاع بھی اس طرح کہ آپ بچھاڑ کر دیں ان پر ایسے بیانات کی جو کہ ہرگز قابل قبول ہی نہیں ہے, زبان جس طرح کی آپ استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ ہوا تھا چھاپے والا, اور اگر آپ کو اعتراض ہے, یعنی انہوں نے تو میڈیا کے سامنے ہتھیار بھی سب کے سامنے دکھا دیے, اسلحہ دکھا دیا, اور وہ مجرم لوگ جو وہاں سے برآمد ہوئے وہ بھی دکھا دیے. آپ کو اعتراض ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو آپ جائیے, عدالتیں ہیں نا پاکستان میں, عدالتوں کا رخ کیجئے اور جو رول آف لا ہے اس کے مطابق آپ جا کے اپنا مقدمہ درج کرائیے. اور یہ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ اپنا دفاع اور اپنا کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں بیانات کے ذریعے, اور یہ جو پریس کانفرنسز آپ کر رہے ہیں, اور اس حد تک جو ہے وہ دھمکی آمیز زبان بھی استعمال کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو قابل اعتراض الفاظ ہیں وہ فوج اور رینجرز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ سلجھانے والی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو معاملات میں بگاڑ پیدا ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے اور کافی حد تک ہو چکا ہے. یعنی آج معاملہ جو ہے وہ برطانوی حکومت تک پہنچا دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے برطانوی حکومت کو باضابطہ شکایت کر دی. تو یہ معاملے کس طرف جا رہے ہیں؟ لہٰذا آپ نے بالکل صحیح بات کی, یہ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سلجھانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں مصلحت اختیار کیجئے, مفاہمانہ بات کیجئے, اور جو غلط ایلیمنٹس ہیں ان سے اپنی صفوں کو پاک کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف انگلیاں نہ اٹھا سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد بھائی, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس وقت مصلحت کوشی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایون ہینڈڈ کوآپریشن کی ضرورت ہے. جو آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کا صفایا کر دیں گے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی بھی ہو, اور میرا خیال ہے کہ قوم پیچھے کھڑی بھی ہے اور قوم اس سے تنگ بھی آ چکی بھی ہے. اٹس ہائی ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے, اور وہ ہے مردم شماری. جس سے میں نے شروع میں کہا کہ مردم شماری ایک آئینی تقاضا ہے جو کہ ہر 10 سال کے بعد ہوا کرتا ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ کافی دیر ہو چکی بھی ہے اور ابھی تک مردم شماری کا سلسلہ نہیں تھا. لیکن آج CCI کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2016 میں مردم شماری ہوگی. اسی والے سے بات کرتے ہیں ریناؤنڈ اینالسٹ اور جناب پلڈیٹ کے ہمارے جو بہت ہی محترم احمد بلال صاحب ہیں, احمد بلال محبوب صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. بلال بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. بلال بھائی, یہ جو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ سینسس جو ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ کیوں ہونا چاہیے, اور ہمارے ہاں ابھی تک اتنے عرصے کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے, اہم تو یوں ہے کہ ملک کی جو ساری منصوبہ بندی ہے, خواہ وہ اقتصادی منصوبہ بندی ہو یا ہمارے انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی ہو, یا ہم نے مستقبل کے بارے میں کوئی نقشہ گری کرنی ہو کہ اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے, کس چیز کے اندر ترقی کی ضرورت ہے, کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے, اس سب کے لیے آپ کو جو بنیادی اعداد و شمار چاہیے ہوتے ہیں وہ آبادی سے منسلک ہوتے ہیں. تو آپ کی آبادی کتنی بڑی ہے, کس صوبے میں بڑی ہے, کس شہر میں بڑی ہے, دیہاتوں میں بڑی ہے, عورتوں کی, مردوں کی, نوجوانوں کی, بوڑھوں کی, یہ پرپورشن کتنی ہے, ان سب چیزوں پہ دار و مدار ہے کہ پھر آپ اپنے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. تو اس لیے بھی اہم ہے. پھر اس لیے بھی اہم ہے کہ سیاسی طور پہ ہمارے ملک کے جو سیاسی ادارے ہیں جیسے قومی اسمبلی ہے, اس کی نشستوں کا تعین بھی آبادی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کس صوبے کی کتنی نشستیں ہوں گی وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. پھر شہری علاقوں کی کتنی ہوں گی اور دیہاتی علاقوں کی کتنی ہوں گی, اور پھر ہمارے وسائل کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی سارا, اب تو اس کا دار پورا آبادی پہ نہیں رہا, لیکن بڑا حصہ اس کا ابھی بھی آبادی کی بنیاد پہ تقسیم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے جاننا کہ آبادی کس صوبے کی اور کس علاقے کی زیادہ ہے. تو اس لیے ساری باتیں مل کے آبادی کے ایک پریسائز تعین کو بہت ضروری بناتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں سینسس کے بغیر یہ چونکہ تعین نہیں ہو سکتا, اس لیے سینسس انتہائی اہم ہے. اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ تاخیر کیوں ہو گئی. اب چونکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے اس لیے بہت سے لوگ, بہت سے صوبے, بہت سے علاقے, بہت سی پارٹیاں
اس کے اندر یہ اس خدشے میں مبتلا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سینسس جو ہے کسی غلط طریقے سے نہ ہو جائے، یعنی اعداد و شمار غلط نہ ہو، ان کی کاؤنٹنگ میں غلطی نہ ہو. لہذا اس عدم اعتماد کی بنیاد پہ یہ سینسس اب تقریباً 7 سال مؤخر ہوا ہے. تو اس کے لیے چونکہ فوج پہلے دستیاب نہیں تھی، فوج کے پاس وقت نہیں تھا، اور فوج پہ ابھی بھی آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن بہرحال سب سے بڑا اعتماد جو ہے وہ فوج پہ ہے. تو فوج کی اویلیبلٹی بھی ایک کوشچن ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی سیکورٹی ڈیوٹیز پہ اتنی الجھی ہوئی ہے. تو لیکن ان ساری چیزوں کے بعد میرا خیال ہے اب ایک اتفاق رائے ہو گیا، تو اب چیزیں شاید آگے بڑھیں. تو اس میں جو صوبوں سے کہا گیا ہے بلال بھائی کہ صوبے جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں اور مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ سینسس کا جو عمل ہے وہ آسانی سے ہو سکے. اس میں کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ ظاہر ہے فوج کو بھی ساتھ لے کے چلنا اور ساتھ ساتھ جو صوبے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں تاکہ ایک معاملہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے. دیکھیے چونکہ یہ مردم شماری کا جو شعبہ ہے یہ ہمارے دستور کی جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے دوسرے حصے کا ایک حصہ ہے، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت ہی آتا ہے. تو اب مردم شماری کا کام جو ہے وہ تمام صوبوں کے اتفاق رائے سے ہی ہو سکتا ہے. اب یہ پہلے 18th امینڈمنٹ کے بعد اب یہ بڑی واضح صورت ہے کہ جب تک صوبے کسی چیز پہ ایگری نہیں کریں گے اس وقت تک مردم شماری کا یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. لہٰذا صوبوں میں اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، جو کسی حد تک اب اس آج کے فیصلے کی روشنی میں ہو گیا ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ فوج کی نگرانی میں یہ ہوگا، اور فوج کی نگرانی کے بغیر شاید یہ ممکن بھی نہیں تھا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی کمینڈیبل بات ہے کہ تاخیر ہوئی لیکن ابھی ایک اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ اتفاق رائے آگے بڑھے گا. اس کی ایک ڈیٹ بھی طے ہو گئی ہے، مارچ 2016 تک یہ مردم شماری ہونی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پہ اتفاق رائے قائم رہے اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مرحلہ طے پا جائے، اور درمیان میں جو اختلافات اگر کبھی ابھرے بھی ان کو بھی خوش اسلوبی سے ریزالو کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، ہر صوبے کے مفاد میں ہے. تو اس میں اختلافات کیوں ہو سکتے ہیں؟ اختلافات کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اختلافات اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ وہ جو مشینری اس کام کے لیے لگائی جاتی ہے بعض اوقات اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. وہ لوگ بعض اوقات کوئی کسی علاقے کے سیاسی انفلوئنس کے تحت، مثلا آپ دیکھیے جو لاسٹ ہمارے خانہ شماری ہوئی تھی، یعنی مردم شماری سے پہلے خانہ شماری ہوتی ہے، وہ خانہ شماری ہو گئی تھی آج سے 3 سال پہلے. اس خانہ شماری کے جو اعداد و شمار سامنے آئے اس کے نتیجے میں لوگوں کو بڑے خدشات یہ پیدا ہو گئے کہ یہ تو غلط ہوا ہے. اور پھر کچھ شہروں کے اندر پچھلی مردم شماری کے مقابلے میں خانہ شماری کے اعداد و شمار اتنے زیادہ مختلف تھے کہ اس سے یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ مقامی انفلوئنسز کی وجہ سے یہ خانہ شماری صحیح نہیں ہوئی. تو اس قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ایسی مشینری بنا دی جائے جس سے یہ خدشات پیدا نہ ہوں اور ایک اعتماد کی فضا قائم رہے جو فوج کی موجودگی کی وجہ سے ممکن ہو سکتی ہے، اگر فوج اس کے اندر موجود ہوگی تو میرے خیال میں خدشات شاید وہ معاملہ ٹھیک ہو تو جائے گا. پھر شاید یہ اختلافات نہیں ہوں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے. بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور یہ جو مردم شماری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 98 کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن اب اگر ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ باقی حکومتیں جو آنے والی ہیں ان کو بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ہر 10 سال کے بعد یہ سلسلہ ہوتا رہے. آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، پوری پروجیکشنز کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے. اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے اور وہ ہے نیتن یاہو صاحب. ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا لیکن ایک اپ سیٹ ہوا ہے، جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے اس طرح وہاں پہ بھی اپ سیٹ ہوا ہے. تمام پولز کے اگینسٹ یہ بات ہوئی ہے کہ نیتن یاہو صاحب دوبارہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور اسی والے سے ذرا چلتے ہیں واشنگٹن، بات کرتے ہیں جناب زاہد بخاری صاحب کے ساتھ جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں، پروفیسر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو پولسٹرز تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج یوم کپور ہے پولسٹرز کے لیے، کیونکہ وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ جو آئزک ہرزوگ ہیں وہ جیت جائیں گے اور نیتن یاہو صاحب لوز کر جائیں گے. یہ چلیں ہو گیا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس کو اب اوباما صاحب آج کس طرح لے رہے ہوں گے نیتن یاہو صاحب کی کامیابی کو؟ اس میں دونوں باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہ جو آخری پول ایگزٹ پول آئے تھے اس میں نیک ٹو نیک تھا، ٹو کلوز ٹو کال.
मतलब उसमें कोई वाज़ेह एक तरफ नहीं था। लेकिन आपकी बात सही है कि इलेक्शन से पहले कुछ ख्याल था कि शायद नेतन्याहू साहब चौथी दफा नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन के आखिर में जो ड्रामाई तब्दीली हुई तो उसके नतीजे में बड़ी वाज़ेह उन्होंने जो मुकाबल पार्टी से तकरीबन मेरे ख्याल 6 सीटें इन्होंने ज्यादा ले ली, और उसकी वजह से अब ये इम्कान है कि ये जो भी उनके रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के साथ मिलके जो इजरायली पॉलिटिक्स का हिस्सा है तो ये हुकूमत बनाएंगे। जहां तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, देखिए उनके साथ तो ताल्लुक इनका पहले भी अच्छा नहीं उनके साथ एक इशू तो था ही था, पर्सनैलिटी इशू भी है, इनकी पॉलिसीज जो हैं बड़ी वाज़ेह तौर पे। डॉक्टर साहब एक मुझे बताएं कि ये जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं उसमें ये पर्सनालिटी क्लैशेस भी आ जाते हैं बीच में, पर्सनालिटी लेवल पे भी एक दूसरे से ग्रज रखना। देखिए पहली बात तो ये है कि इजराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कोई नॉर्मल इशू नहीं है। पर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ये कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये टू स्टेट्स के आपस में रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डोमेस्टिक इशू है अमेरिकन पॉलिटिक्स का। तो उसमें डोमेस्टिक इश्यूज में इजराइल की सपोर्ट करना एक लिहाज से अभी तक ये अमेरिका का डिलेमा है कि डोमेस्टिक इशू बना के इसको उन्होंने बहुत ही एक मुकद्दस मकाम दे दिया है कि इजराइल की तो हमायत करनी ही करनी है। तो अगर ये कोई पर्सनल इशू हैं भी तो तभी भी कांग्रेस की हमायत में आ जाएगी, मीडिया ग्रुप्स हमायत में आ जाएंगे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसकी हमायत में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हालात, उसमें को भी अलहदा बात हो सकती है उसकी क्या वजह है और आइंदा क्या होने वाला है, लेकिन ये इस वक्त यहाँ सूरत हाल है कि ये कोई रेगुलर फॉरेन या इंटरनेशनल रिलेशन का इशू ही नहीं होता अमेरिकन पॉलिटिक्स में। तो बहुत ही डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू है अमेरिका के लिए। अच्छा, चुनाचे आप देखें कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनके तर्जमान ने बयान दिया वो इजरायली लोगों की हमायत का और मुबारकबाद दी है, और हमेशा ओबामा जहां नेतन्याहू के खिलाफ बात होती है लेकिन इजराइल की हमायत उन्हें फौरन होते, हम इजराइल को एज ए नेशन उसकी सिक्योरिटी इशू पे हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो और ज्यादा उनको फौजी और माली इमदाद दी जाती है अमेरिका की तरफ से। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल बनेगी इसमें जाहिर है कि रिपब्लिकन लेड कांग्रेस है और प्रेसिडेंट ओबामा साहब जो हैं वो लेम डक हैं, तो इसमें क्या सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है? अगर नेतन्याहू साहब कामयाब ना होते तो शायद ओबामा साहब के लिए पोजीशन जरा बेहतर हो जाती या उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, लेकिन अब डेमोक्रेट्स के लिए तो मामलात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। नहीं, वो इसके वजह से नहीं, देखिए मेरा अपना ख्याल है जो समझने की बात है वो ये, इजराइल का जो इशू हो रहा है और जो जैसे आखिरी रात ये उन्होंने जो स्टैंड लिया कि मैं किसी पैलेस्टीनियन स्टेट के किसी टू स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं हूँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ ज्यादा बेहतर हो रहा है। देखिए जैसे इंडिया में बीजेपी का आना और ज्यादा बेहतर है कि कांग्रेस की जो एक डुअल पॉलिसी है, ग्रे एरिया की पॉलिसी है, उसकी बजाय एक पार्टी है जिसकी बड़ी वाज़ेह मुखालिफ पॉलिसी है, ताकि फिर बात भी हो सकेगी। यहाँ पे भी ज्यादा बेहतर है कि इजराइल में वो ये खुल के कहे लीडरशिप, हम किसी स्टेट को नहीं मानते, पैलेस्टीनियन स्टेट को नहीं मानते, हम ईरान के साथ कोई डील नहीं मानते, तो ज्यादा बेहतर है कि दुनिया में भी ये जो टू स्टेट का एक धुआं सा है और उसमें कोई हकीकत नहीं है, वो ज्यादा खुल के सामने आ जाए। ठीक बात। और उसके बाद ये मालूम हो कि इजराइल के अंदर पैलेस्टीनियन जो है 4 दर्जे, उन्हें 4 मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट किया जा रहा है। गजा के पैलेस्टीनियन सबसे भयानक सिचुएशन में है, उसके बाद वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियन है, उसके बाद जो यरूशलेम में जो पैलेस्टीनियन रहते हैं मस्जिद अक्सा के आसपास, और फिर बाकी पैलेस्टीनियन है जो इजराइल में रहते हैं। वो भी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, इसको सबको ठीक करना पड़ेगा और ये चैलेंज होगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और ये मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ गुड ओमेन फॉर द नॉट ओनली द पैलेस्टीनियंस बट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इन्होंने पैलेस्टीनियंस के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स किए तो जो बाकी ममालिक हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जिस तरह के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका ख्वाब है कि इसको डेमोक्रेटिक स्टेट की बजाय ज्यूश स्टेट, प्योरली ज्यूश स्टेट बनाना है, तो वो एक चैलेंज होगा पूरे खित्ते के लिए कि वहाँ पे जो मामलात बढ़ेंगे वो अल्लाह करे कि ज़्यादा हद से ना बढ़ जाएं। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके महबूब टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे और वो है क्रिकेट। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स में पहुँच चुका है, देखते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस कितने हैं। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात अब करेंगे क्रिकेट के हवाले से। आपको मालूम है कि आज जो पहला क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें श्रीलंका पता नहीं क्यों हार गया, उसकी समझ नहीं आ रही। और दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है वो कल है, बांग्लादेश और इंडिया का। उसके बाद फिर हमारा मुकाबला है और उस मुकाबले का आज हम तजिया करेंगे। आज के मैच को भी ज़ेर बहस लाएंगे। मेरे साथ बड़ा ही यंग पैनल मौजूद है, बड़ा ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। ऑन माई राइट जनाब ज़ुखरुफ मुमताज़ खान साहब, हमारे बड़े एक्सपर्ट हैं। इतनी यंग एज में आप माशाल्लाह एक्सपर्ट बन गए हैं क्रिकेट के, माशाल्लाह। वेलकम टू माय शो। इमरान हसन मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत ही प्यारे हमारे एंकर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ज़ुखरुफ के साथ जो प्रोग्राम करते हैं शेरदिल खान साहब, ये हमारा एक पेयर है जो पीटीवी ने इंट्रोड्यूस कराया है। शेरदिल आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी बहुत ही मायनाज़ एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। बात शुरू करते हैं नाजरीन ज़ुखरुफ से। ज़ुखरुफ, आज क्या हुआ? वो देखिए मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। शेर की टीम आज जीत गई है। अच्छा, मैं आपने कोई शर्त वगैरह तो नहीं लगाई हुई थी? बस मैंने नहीं लगाई थी, बस ये था कि थोड़ा सा लाइटर खाना नोट बैठ के अच्छे खा लेंगे एक जगह बैठ के। अच्छा, तो वो कौन खिला रहे हैं? वो लीना खिला रही है। अच्छा, अगर मैच की हम बात करें तो मैं इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह श्रीलंका ने। आप देखें जब वो पहला मैच न्यूजीलैंड से हारे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया, बैक टू बैक 4 सेंचुरीज बनाई कुमार संगकारा ने। आज वो मुझे नहीं पता चला कि क्यों इतने बैक फुट पे चले गए। पहले आप देख लें कि 43-44 डिलीवरीज खेली, उन्होंने कोई 3-4 रन बनाए। उसके बाद वो ये सोच रहे थे कि जो श्रीमाने ने एक एंड संभाला हुआ है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब पावर प्ले आ जाएगा तो हम अच्छे तरीके से उसको मजीद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, श्रीमाने हो गए और विकेट भी इतनी अजीबो गरीब नहीं थी। और आप देख लें टॉस जीता था, टॉस जीत के बैटिंग की। डुमिनी की हैट्रिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका की टीम कितने बैक फुट पे चलेगी। कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। फिर उसके बाद ये जो आखिरी मैच बन गया कुमार संगकारा और जयवर्धने का, ये इसको यादगार बनाना चाह रहे थे लेकिन वैसा भी नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है कि अब क्रेडिट देना चाहिए ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका को। जैसा भी मैच हुआ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस ड्रॉप नहीं किए, क्विंटन डी कॉक फॉर्म में आ गए। देखिए मेरी बात सुने, ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी करनी है। वो एक अच्छी टीम है, वो तो हमारे से तो चले हार ही जाते हैं नहीं, लेकिन बॉलिंग उनकी अभी तक नहीं चल रही थी। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि ये कौन सी नई बात थी श्रीलंकन टीम के लिए? हाँ, बिल्कुल नई बात नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जो चीज जो अनएक्सपेक्टेड शायद हो सकती है वो था जो प्रेशर उन्होंने लिया। बिल्कुल क्वार्टर फाइनल्स का प्रेशर लिया। हालांकि श्रीलंका ने पहले बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, वो चौकर दें चौक कर जाते हैं। लेकिन इस मरतबा मैं आज सुबह शेरदिल के साथ भी शेयर कर रहा था कि रसल डोमिंगो जो कि कोच हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि इस मरतबा हमारे से कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम चौकर्स वाला लेवल अपने साथ बरकरार रखेंगे, हम उसको बिल्कुल उतार के फेंक देंगे। और उसका मुजाहिरा उन्होंने ग्राउंड में किया। और इमरान ताहिर की आप खुसूसियत देखें कि उससे पहले जो उनकी गुगली है वो इतनी टर्न नहीं हो रही थी, आज उनकी गुगली टर्न हो रही थी। उसका भी आप देखें स्लिप में कैसे कैचेस। ये इमरान ताहिर की आपने बात की, इमरान आप भी इमरान है तो आप भी गुगली जरा कराएं। मुझे ये बताएं कि आज हुआ क्या है श्रीलंका के साथ? कुछ लोग तो कुछ और भी बातें कर रहे हैं कि कुछ और हुआ है। बिल्कुल, आप अभी ऑफ एयर डिस्कस भी कर रहे थे। मैं तो वैसे उस राय के साथ आपकी नहीं जाऊंगा कि मैच फिक्स था और समथिंग। मेरे ख्याल में वही बात है कि साउथ अफ्रीकन्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और साउथ अफ्रीकन्स मैच जीतने के लिए उतरे थे। हम पहले भी जब से सिंस वर्ल्ड कप स्टार्टेड हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका जो है वो बड़ी उसकी एक प्रॉमिसिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। अब से पहले भी पाकिस्तान से वो हार गए, हमारा गेम बहुत अच्छा था। असल में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ इसरार भाई, बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर, कि जो भी क्रिकेट टीम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में आ रही है और एक ऐसे माइंडसेट के साथ आ रही है कि उसने जीतने के लिए खेलना है, वो टीम जीत रही है। और ऐसी ही कोई चीज़ मैं एक्सपेक्ट भी करूँ, आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी, तो मैं पाकिस्तान से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जितने लोगों को कहते सुना है, जितने भी पुराने खेलने वाले हैं, क्रिकेट को समझने वाले हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि जो भी टीम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेगी और इस सोच के साथ आएगी कि हमने जीतना है, उसको लक भी सपोर्ट करेगी। फॉर द टाइमिंग हमें आज थोड़ा वेदर कंडीशंस भी लगी कि शायद समाव कुछ श्रीलंका को सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं। अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। अच्छा शेरदिल, ये जो बात इमरान कर रहे हैं और एक और बात जो खास तौर पर जो मैंने प्रेशर के हवाले से बात की, श्रीलंकन्स के लिए प्रेशर लेना कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। मतलब वो खेलते नहीं इस तरह की गेम्स, नहीं वो बड़े क्यों इतना बिल्कुल क्लैप्स कर गए? असल में मेरे नजदीक जो मैंने एनालिसिस किया ना कि श्रीलंका की हार का, वो ये है कि जब इनिशियली कुशाल ने चार्ज किया, अच्छा स्कोर शुरू किया, उसके बाद वो आउट हुए, जो रोल कुशाल का था वो उसको संगकारा को अडॉप्ट करना चाहिए था। संगकारा भी उसी तरह खेलता रहा जैसे वो पहले स्लो खेलता रहा, बिल्कुल मिसबा वाला उसने एटीट्यूड आज अपनाए रखा है। थोड़ा शायद उसका ये था कि वो आज भी परफॉर्म करना चाहता था, कुछ आज भी 100 करके वो 500 करवाना चाहता था, रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने स्विच नहीं किया रोल अपना।
جو اس کا رول تھا, جو اس نے بعد میں کوشش کی کہ 1-2 چوکے اس نے لگائے, وہاں سے سری لنکا میچ ہارا ہے کہ سنگاکارا نے اپنا رول جو تھا اس کو سوئچ نہیں کیا. اس کے ساتھ جو نان سٹرائکر پہ پریشر بنتا رہا اور وہ اس طرح آؤٹ ہوتے رہے. سری لنکا نے بالکل آغاز میں جو سب سے بڑی وہ بیک فٹ پہ چلے گئی کہ انہوں نے تھرمانے سے اوپننگ نہیں کرائی. آپ نے کیوں کشال پریرا کو بھیجا؟ تھرمانے سینچری کر چکے ہیں ایز اوپنر, تو آپ انہیں کو کنٹینیو کرتے. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کشال آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد پھر لائن لگ گئی, سارے آؤٹ ہوتے گئے. لینا ان کی بالنگ بہت اچھی تھی آج ساؤتھ افریکنز کی. اب دیکھیں اس نے ڈومینی جو ہے اس نے کر دی ہیٹ ٹرک, عمران طاہر نے 4 لے لیں. تو کیا وجہ تھی؟ ہم لوگ سپنرز کھلا نہیں رہے ہیں, وہ سپنرز 2-2 کھلاتے ہیں, 7-7 وکٹیں لے جاتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آج جو سڈنی کا ٹریک تھا نا وہ بڑا گرپ کری تھی بال. اس میں ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا گرپ کرے گی. جس طرح بال نے گرپ کیا اور بال رک کے آئی, کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ بیٹسمین کو بال رک کے آتی ہے, جب پھنس کے, جس کو کرکٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں نا بال پھنس کے آ رہی ہے, اس کو کھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ باؤنس بھی جو تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جو باقی پچز پہ نظر آیا, لو باؤنس تھا. ایک قسم کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ ڈراپ ان پچز ہیں تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹل ٹائپ پچ کھیلی اس نے بہیو کیا. مطلب ایگزیکٹلی اس طرح نہیں, بہتر باؤنس ہوتا ہے تھوڑا سا, لیکن جو پھنس کے آ رہی تھی نا بال وہ تو بالکل سب کانٹیننٹ کی ٹائپ کی پچ تھی. عمران طاہر کی بات کی آپ نے, تو عمران طاہر نے کہاں کھیلی ساری کرکٹ پاکستان میں؟ اس کو ایسی پچز پہ کھیلنے کی عادت ہے. اس کو یہ پچ مل گئی بالکل جیسے پاکستان کی پچز ہیں, ملتی جھلتی, تو اس کے لیے بڑا آج ایک موقع تھا زبردست. اس نے اس کا اپرچونٹی اس طرح کی تھی کہ بہت بڑا میچ تھا, اس میں نام بن سکتا تھا, ہیرو بن سکتے تھے وہ, اور انہوں نے بال کو فلائٹ کیا. اور ان کی جو تینوں فارمز جو ایک لیگ سپنر کی ہونی چاہیے, گوگلی اور پھر فلپر جس پہ انہوں نے جے وردھنے کو آؤٹ کیا, اور لیگ سپنر, وہ تینوں آج جو ہیں وہ چلی کیونکہ انہوں نے بال کو ایئر دی, تھوڑی سی سلوور پھینکی, کئی موقع پہ ویریشن کے ساتھ تھوڑا سا تیز کیا فلپر. میں جب بھی ویسے عمران طاہر کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑا ایک سمسا دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیسا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ضائع کیا. ایبسلیوٹلی بالکل. دیکھیں یہ سفارشی کلچر ہمارا لے ایک تو یہ پچ کا اور عمران طاہر کا وجہ ہوگی. دوسرا آپ دیکھیں سری لنکا کو کیا ضرورت تھی آپ کا تیرے مانے کا اور جو اس کا اوپننگ کا دلشان کا پیر ہے اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ویسے ہی آج ہیرو بن کے ایک چینج کیا, پنچ ہٹر کی فلسفی جو پہلے تھی ان کی کالو وتارنا والی وہ لائے. اس کے بعد پریشر جو ان کو بالکل نہیں لینا چاہیے تھا. 2 دفعہ تو یہ ونرز ہیں ورلڈ کپ کے, اور اس سے آئی تھنک 1 or 2 ٹائمز یہ فائنلسٹ بھی ہیں. تو ان کو تو اتنی عادت ہے سری لنکا کو, اور یہ کول ہیڈ سے کھیلتے ہیں. ایک تو یہ بھی بات ہوتی ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کرکٹ میں ایک آف ڈے بھی ہوتا ہے. جو لا آف ایوریجز کی صبح ہم بات کر رہے تھے نا, میں نہیں کری تھی صبح کیونکہ میں لا آف موونگ ایوریجز پہ آپ کوئی بھی مجھ سے نہیں بالکل ہم ایگری کر رہے تھے کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ کمار سنگاکارا نے تو پرفارم کیا نا, 45 رن بنا لیے, تو سینچری کریں. نہیں جس طرح کے اس کے ظفر جس طرح کے 45 رن تھے نا اس کے بالکل بیکار. مطلب ایک موقع میں دیکھ رہی تھی کہ 39 بالز پہ 5 رن تھے. وہ گیو اپ کر گیا بس. وہ سنگاکارا ٹائپ اننگز نہیں ہے. مصباح ادھر سے اننگز اٹھا سکتا ہے اور کوئی نہیں. اسپن بالنگ کا بے شک بالکل کریڈٹ ہے, لیکن اصل کریڈٹ تو آپ کے فاسٹ بالرز کا ساؤتھ افریقہ کے, جنہوں نے جس لائن پہ آج گیندیں کی ہیں, سٹین نے, موکل نے اور ایبٹ نے, تینوں نے بہترین لائن پہ گیندیں کی جس کی وجہ سے پریشر ایگزرٹ ہوا, پھر وکٹیں جو ہے وہ انفراد کر. اور دیکھیں پہلے کے جو 10 اوور ہوتے ہیں نا جو کھیلنے ہوتے ہیں آرام سے, وہ 10 اوور آرام سے نہیں کھیلی, اس میں وہ 2 وکٹیں دے دی. اور ان کی ٹاپ ہیوی بیٹنگ ہے. جب دلشان, جے وردھن اور سنگاکارا آؤٹ ہو جائے تو نیچے کچھ ہے ہی نہیں, صرف ایک میتھیوز ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے نیچے. آج اینجلو میتھیوز کو بھی رکنے نہیں دیا. آپ دیکھیں ان کو 3-4 باؤنسرز مارے جو ان کے سر پہ لگے, اس کے بعد ایک گیند ان کی بازو پہ لگی, اور اسی پریشر میں وہ ایک سپن بالر کے ہاتھوں آؤٹ ٹیررائز کر دیا. بیسیکلی جو وہ چوکرز والا تھا سلسلہ وہ انہوں نے آج سری لنکا کے اوپر ڈال دیا. جی بالکل سری لنکا پہ ڈال دیا. آج وہ چوک ہوئے ہیں نا. جی بالکل وہ چوک ہوئے. اچھا ادھر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو 2 لیجنڈری ان کی طرح بات ہو جائے. سنگاکارا کی اگرچہ چلیں آج میچ وہ نہیں جتا کے گیا, کاش کے وہ جتا جاتا اور ان کا جو اینڈ ہے وہ اس طرح نہ ہوتا. کیا کہیں گے سنگاکارا کے اور جے وردھن کے بارے میں؟ سنگاکارا اور جے وردھن, ابھی میں اور شہیدل جب آ رہے تھے تو ہم گاڑی میں یہی بات ڈسکس کر رہے تھے, کوئی لگ بھگ 26-27 ہزار رنز 884 رنز دونوں نے مل کے بنائے ہیں, 99 سٹمپنگ کی ہیں مل کے, 620 کیچز ہیں اور 8 وکٹیں ہیں. تو اس سے آپ اس بات بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا, مطلب کیا کہوں, ایک کالج یونیورسٹی دونوں اس درجے پہ فائز ہیں. بالکل
अरविंदा डी सिल्वा और अर्जुना राणा टोंगा के बाद अगर कोई 2 लेजेंड्स हैं श्रीलंका के पास अब बने हैं तो वो कुमार संगकारा और जयवर्धने हैं। और मुझे एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो आज एक अगर स्टंप कर लेते तो उनके 100 स्टंप्स हो जाते, वो क्रिकेट हिस्ट्री में पहले विकेट कीपर बनते जिसने 100 स्टंप्स किए हुए हैं। इससे पहले मार्क बाउचर 999 पे बिल्कुल आके रुक गए, उनकी आई जो है वो खराब हो गई। 100 स्टंप का क्रेडिट किसको जाता है बताएं? मुरलीधरन तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें 800 उन्होंने विकेटें हासिल की और उस सेम इज द केस विद महिला जयवर्धने। लेकिन मैं कुमार संगकारा को इसलिए थोड़ा सा हाई रेट करता हूं कि कुमार संगकारा अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने में बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो जाते हैं। जिस तरीके से प्रेशर वो हैंडल करते हैं, जयवर्धने थोड़े से वहां पे वीक हैं। गो के उनकी T20 में भी सेंचुरी है, टेस्ट में भी है, वनडेज में भी है, ये रिकॉर्ड उनके पास बिल्कुल मौजूद है और उनका डुअल रोल है। और इससे पहले कप्तानी भी उन्होंने की है। तो इतना सुपर फिट आदमी जिसने 14,000 रन इसरार भाई अगर वनडे में आप बनाए तो आपको समझ आती है, तो साथ कीपिंग भी आप करते रहे तो जितना उनको क्रेडिट दिया जाए कम है। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने उनको फिर एंड में वो एक क्रेडिट दिया, सबने गले भी लगाया, बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, तो मेरा ख्याल है ऐसा करना बनता भी है। हमारी तरह इमरान आप क्या कहेंगे इस वाले से? बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगा। मैं तो बीन अ ग्रेट फैन ऑफ संगकारा। उनके बारे में अगर बात करें, जयवर्धने आज इतना कोई इंप्रेसिव रहे नहीं, लेकिन संगकारा मैं स्टिल देख रहा था, जैसा कि लीना ने भी इशारा किया, शुरू में जब मैंने टीवी ऑन किया तो मुझे वो संगकारा का गेम लग नहीं रहा था। लेकिन जिस तरह से कंटिन्यूसली विकेट्स जा रही थी, मुझे एक टाइम पे लगा कि शायद वो मिसबा की बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी, मुझे लगा कि शायद ये बिल्टअप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली वो एक लेजेंड क्रिकेटर हैं। उन्होंने द वे ही प्लेड फॉर श्रीलंका, और श्रीलंका ने ऑफ एंड ऑन बड़े अच्छे ऐसे बड़े प्लेयर्स दिए हैं। हम अगर बात और उनको याद रखा जाएगा, बिल्कुल याद रखा जाएगा। शेदिल संगकारा के बारे में कहते हैं कि बड़ा ही इज अ थिंकिंग मशीन और बड़ा प्रोफेसर टाइप का उनका रोल होता है। हमारे तो प्रोफेसर साहब कभी गड़बड़ कर जाते हैं। हफीज अगर संगकारा की बात करें तो वो इंग्लैंड से, उन्होंने स्टडीज भी उनकी इंग्लैंड की हैं और एक थॉरो जेंटलमैन है, क्रिकेट को समझते हैं, रोल मॉडल है। बिल्कुल असल में जो लोगों के लिए उनके सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो कहते हैं वो ये है कि वो रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। और ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल ऐसी, और खास तौर पर एक कीपर का रोल होता है कि पूरी टीम को जल करके रखे। और जिस तरह संगकारा ने अपनी ड्यूरिंग विकेट कीपिंग जल करके रखा, और जो उनके बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स भी थे, स्पिनर्स भी थे, उनको डिक्टेट करते थे कि यहाँ पर वीक है, उनको अपनी लैंग्वेज में वो बताते भी थे कि यहाँ करो गेंद, एक्सप्लॉइट करते थे बैट्समैन की वीकनेस को पीछे से खड़े होकर। तो ये एक सबसे बड़ा रोल था बैटिंग के अलावा, अगर संगकारा की बात करें। और एंजेलो मैथ्यूज को भी आपने देखा होगा कि वो जब भी कोई मशवरा लेना होता था तो सीधा वो कुमार संगकारा के पास जाता है। तो ये बड़ा अच्छा है। संगकारा जयवर्धने संगकारा बाय प्रोफेशन लॉयर भी हैं, तो जाहिर है जो क्वालिटी है थिंकिंग लॉयर्स को से ज्यादा तो कोई होती नहीं। एंड हिज फादर इज अ जज, तो जज साहब जो हैं वो कभी उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होते, और उनके बेटे ने 14,000 रन बना दिए। और सुनने में आया कि वो जब भी घर जाते हैं वो फिर भी उनको डांट ही पिलाते कि तुमने ये सही नहीं किया और वो नहीं। और उनकी बेटी जो है वो आई थिंक नेशनल लेवल की टेनिस चैंपियन है, तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करते हैं। तो ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर जिसको कहते हैं। और इतने ये जबरदस्त आदमी है कि इतने माइल्ड है, इतने अच्छा बोलते हैं। एंड जो संगकारा और जयवर्धने की दोस्ती है वो भी आज बड़ा, उस पर भी बड़ा बात की गई, और दोनों ने एक ही मैच में रिटायरमेंट भी ली और दोनों एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं साथ। और दोनों बहुत, मुझे लगता है आगे जाके दोनों सिलेक्टर्स भी बन जाएंगे श्रीलंकन क्रिकेट के, और थिंक टैंक में भी उनका जरूर रोल होगा। श्रीलंका का क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर ये इस तरह के लोग अगर मैनेजमेंट में जाते हैं, बोर्ड में जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। उनका दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, आप देख लें कि श्रीलंकन टीम में इसरार भाई, अगर हम जयवर्धने की बात करें, कुमार संगकारा हैं, मलिंगा हैं, मैथ्यूज हैं, चंदीमल अभी इंजर्ड होकर वापस गए हैं। अगर इसमें से आप मैथ्यूज को निकाल दें तो 5 कप्तान एग्जिस्टिंग है जो खेल रहे हैं, जो कप्तानी कर चुके हैं, और कोई लड़ नहीं रहा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए भी सबक है। बात ये है कि हमारे लिए भी ये सबक है कि अगर हमने कुछ सीखना है हम कुछ सबक नहीं सीख सकते, लेकिन हम नहीं सीख सकते, फायदा कोई नहीं है। अच्छा, इसका सबक नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, हर नेशन का अपना टेम्परामेंट होता है, हमारा ये टेम्परामेंट ही नहीं है। वो बड़े माइल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे, 99% एजुकेशन है। हम तो यहाँ आप देखिए कोई भी महकमा हो, अभी एक बंदा उठ के जाएगा, उसका वो पीछे चुरा मारने मैं जरा थोड़ा सा जरा दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल क्या हो रहा है? कल कोई अपसेट हो रहा है? कल मुझे तो कोई अपसेट दिखाई नहीं। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कल बांग्लादेश जो है वो, ये वैसे सुबह से कह रहा है गट फीलिंग, मैं आपको बताऊं ये तंग करेगा कल कुछ। ये तंग तो वैसे भी बड़े दिनों से कर रहा है, लेकिन आज चले खत्म हो गया। ओरिएंटेड अगर चीजें देखी जाएं, कॉर्पोरेट ओरिएंटेड चीजें देखी जाएं, तो फिर तो इंडिया जीतेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, मैं कह रहा था कि शायद कोई
कोई दुबई में राब्ते होंगे जिसके बायस शेरगिल कह रहे हैं कि मेरी जो हिडन फेसेस होते हैं ना वो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते, उनका कुछ ना कुछ रोल तो जरूर होता है। पर्टिकुलरली व्हेन इंडिया इज प्लेइंग तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इंडिया जो जो मल्टी बिलियन की जो इंडस्ट्री है उसमें कई लोगों के इन्फ्लुएंसेस हैं, उन्होंने अपने अपना काम करना है। मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं, वो है लॉ ऑफ मूविंग एवरेजेस, जिस पे ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। 6 मैचेस इंडिया ने खेले हैं, 6 के 6 जीते हैं, और अब एक ऑफ डे आएगा और उन्होंने उस ऑफ डे में बट वी वांट दैट ऑफ डे टू बी ऑन सेमीफाइनल्स विद पाकिस्तान। अभी हम उस ऑफ डे को हम अवेल नहीं करना चाहते। मैं छोटी से नहीं कह रहा, लेकिन आप साथ ही देखें कि वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बॉलिंग इंडियन बैटिंग के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस आप ग्राउंड रियलिटी पे लेकिन बांग्लादेश इंडिया को हरा चुका है, बांग्लादेश इंडिया को हरा चुका है। बड़ी डिफरेंट थी 2012 के एशिया कप की बात करें, बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन देखिए सबसे जो बड़ा उनका जो पीछे एक पावर है वो महेंद्र सिंह धोनी की है। बांग्लादेश के पास वो नहीं है, आप जो मर्जी कर लें आप धोनी का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के मीडियम पेसर हैं, बेशक इस टूर्नामेंट में स्पेसिफिकली उनकी 140 से ऊपर गेंदें जा रही हैं। वन साइडेड होगा या कंपटीशन? वन साइडेड नहीं होगा, मैच अच्छा होगा, लेकिन ये इंडिया की फेवर। मेरा तो ख्याल है मेरा ख्याल है वन साइडेड होगा, मेरा ख्याल है वन साइडेड होगा। बांग्लादेश की टीम कोलैप्स करेगी। आप नहीं मानते ना मानो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वन साइडेड होगा। आपका क्या ख्याल है? देखिए मेरा ख्याल है कि 20% चांस जो है ना किसी भी मैच में आपको किसी भी टीम को देना पड़ता है। जब हम कह ही रहे हैं कि 80% चांस है इंडिया जीतने का, तो वन साइडर तो बात हो ही गई, लेकिन 20% भी एक मेजर चांस है। लेकिन ना उसमें यह है कि अगर शुरू में इनके फास्ट बॉलर्स हैं, 2-3 विकेटें ले ले, विराट कोहली का आउट करें, नीचे से देखें धोनी है तो सही, लेकिन हर दुनिया के दिन तो उसने परफॉर्म नहीं करना। हो सकता है वो आउट हो जाए, हो सकता है प्रेशर में ऑफ डे हो, कुछ भी हो जाए। अगर 7 रेगुलर बैट्समैन में से कोई 2 तो परफॉर्म करेंगे ना, लेकिन 7 के 7 को तो आप आउट नहीं कर सकते। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, आप देखो ना, अगर शुरू से दो शाकिब देखो, महमूदुल्लाह ने सेंचुरी बैक टू बैक बनाई है, तो बैटिंग तो अच्छी चल रही है। और मुझे लगता है अगर ब्रिग ब्रदरली सलूक नहीं करेगा ना बांग्लादेश, मतलब इंडिया को नहीं कहेंगे जी बस हम तो जी आपके छोटे भाई हैं, तो वो फिर अच्छा हो सकता है। के साथ खेलें। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है मैं तो शेरदिल के साथ हूं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के साथ खेलना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं ना कि जो लॉ ऑफ एवरेजेस है उसके मुताबिक फिर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, हमने तो अपना कोटा हारने का पूरा कर लिया है। अब हम जाएंगे और हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे। अच्छा चले, अब जरा आ जाते हैं इसी तरफ कि हमारा जो क्वार्टर फाइनल है अब वो आ गया जी मसला। इरफान साहब फारिग हो गए, ठीक है जी। अब इरफान साहब की रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? क्या यहाँ से कोई बंदा भेजना चाहिए या वहीं से कोई ना कोई सिलसिला? सुबह में मेरी कोई 10:30 पे जुनैद खान से जब बात हुई थी तो उस वक्त वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद थे और 12:30 तक उनकी ट्रेनिंग थी और उसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होना था। इट मीन्स कि उनको जो इमरजेंसी में बुलाया गया है वो कंफर्म है कि वो ही जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि पहले वो इंतजार करेंगे क्वार्टर फाइनल का। अगर तो पाकिस्तान जीत जाएगा तो उसी नाइट फ्लाई कर देंगे जुनैद खान, और ये बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई एब्सोल्युटली। ये बड़ा अच्छा सवाल है और इससे पहले भी लीना और शेरदिल भी सुबह वाले प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालूम था कि ये प्रॉब्लम होने है तो जुनैद खान को 3 दिन पहले ही भिजवा देना चाहिए था। 7 तारीख से वो अनफिट है। जब हमने मैच खेला आयरलैंड का, फिर उसके जो हमने साउथ अफ्रीका से मैच खेला, फिर 7 दिन का गैप था। इतवार को फिर मैच हुआ, क्यों नहीं भिजवाया गया? उनको भिजवाना चाहिए था। आप देखें चंदीमल इंजर्ड हुए, फौरन से श्रीलंका ने उनकी जो दूसरे प्लेयर हैं रिप्लेसमेंट बुला ली। अभी जो इनकी जो प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, कुशाल जो बुला रहे हैं वो बुला, कुशाल पहले से वहां पर मौजूद थे। वो पहले से वहां पर मंगवा लिया गया। अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? आप बाकी चीजों में इतना ध्यान देते हैं, फिर इतना लेम एक्सक्यूज दिया गया 2 रोज पहले एक मेंबर की जानिब से कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, कहां से भिजवाएं? फॉर गॉड सेक, उनकी बेगमात के लिए उनको वो 3 करोड़ रुपए इस तरह 3 करोड़ रुपए रख देते। इमरान, आपका क्या ख्याल है कि जुनैद को भेजना चाहिए? मेरे ख्याल में या बेहतर कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती है। दूसरा यहाँ पे जो यासिर खान फैक्टर है दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, यासिर शाह जो फैक्टर है दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग जितना हम देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, इससे पहले भी जो इनकी परफॉर्मेंस रही है टेस्ट सीरीज के अंदर यासिर शाह की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यूएई के अंदर, वो भी बड़ी सिग्निफिकेंस उसकी भी है। और दूसरा अभी हम ताज़ा सूरत हाल को अगर देखें तो लेग स्पिन बॉलिंग को बहुत से लोग वेटेज दे रहे हैं एज कम्पेयर टू हैव अ फास्ट बॉलर। और जब आपके पास जब भी आप मैच खेलते हैं दैट्स व्हाट आई बिलीव बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर कि आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स होने चाहिए। वहाब आपके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो पेस के साथ साथ लाइन भी उनकी बहुत अच्छी है, फिल वक्त जो परफॉर्मेंस उनकी है। उसके साथ साथ आपके पास एक ऐसा बॉलर मौजूद था इरफान की सूरत में जो कि विकेट टेकिंग था। अब आपके पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए जो विकेट टेकिंग बॉलर की
सूरत में, और आई थिंक यासिर शाह इस मैच में अपनी जगह बनाए, उनको इनको मौका देना चाहिए। वकार यूनुस साहब की एक स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले बीबीसी में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम विकेट देख के हम डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाना है और किसको नहीं, यासिर शाह को इन पिछले पर्टिकुलर। 15 दिन से वो वही विकेट देख रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अभी आपको एक प्लेयर को भी विकेट है, रॉबिन विकेट है, एक प्लेयर को भी माइंड बनाना बड़ा जरूरी होता है। जो हमारे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी पे बात कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, क्वार्टर फाइनल्स की बात तो हमने करनी है और पाकिस्तान को जितवाना भी है इंशाल्लाह, तो इस पे बात करेंगे। प्लीज सिट टाइट, राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है क्रिकेट की, क्वार्टर फाइनल्स की और पाकिस्तान के इम्कानात की कि पाकिस्तान टीम क्या करने जा रही है। मोहम्मद इरफान साहब आउट हो गए हैं, मेरे पास बड़ा ही लाइवली और यंग पैनल मौजूद है, मैं खुद भी आज ज़रा यंग ही फील कर रहा हूँ। तो शेदिल, क्या सूरत हाल है? अब इरफान आउट जी, इन कौन होगा? जुनेद के मुझे चांसेस तो नहीं लग रहे कि ये भेजेंगे उसको। नहीं, अगर उसको भेजना चाहिए था तो पहले भेजना चाहिए था। आज शाम को अगर वो चला जाता, एक दिन कल शाम को वो पहुंचता तो वो खेल सकता था मैच, लेकिन अब नहीं किया गया ऐसा फैसला। उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद है। ये तो अच्छी बात है कि इतनी पुरुमीद हमारी मैनेजमेंट है कि हम वो देख रहे हैं कि हम क्वार्टर फाइनल जीतेंगे, फिर सेमीफाइनल तक जाएंगे और इंशाल्लाह फिर हम उसको बुला लेंगे। अल्लाह करे। अब जो ऑप्शन इमरान ने भी डिस्कस की, सब ये इसी पे बात पे आ रहे हैं कि जी यासिर शाह को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, हालांकि उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लेग ब्रेक बॉलर रहा है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक के आगे। तो हमें यासिर शाह के साथ जाना वही बॉलर उनका बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है यासिर शाह। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी रात को बात हो रही थी अब्दुल कादिर साहब से, उन्होंने एक टेक्निकल बात की। उन्होंने कहा कि जो यासिर शाह है, वहाँ की जो विकेट है, ये इसकी गुगली पे इसकी मास्टरी नहीं है, इसको हासिल है, ठीक है। तो जब इसकी मास्टरी इसको हासिल नहीं है, तो गुगली पे जब ये इसको सही तरह नहीं गेंद कराएगा तो इसको मार पड़ेगी और वो हमारे लिए बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी आने आप ये भी देखें ना कि जो उसका लेग ब्रेक है वो प्रॉपर लेग ब्रेक है, वो रॉन्ग वन बड़ी अच्छी कर लेता है, लेकिन बाकायदा उसकी बॉल लेकिन वैरायटी खत्म हो गई। लेकिन अब्दुल कादिर साहब ने कहा अगर आपके पास गुगली खत्म हो गई, हाँ बिल्कुल, तो बाकी आपके पास रह गया फ्लिपर और आपकी लेग ब्रेक। अगर वो पिट गई तो आप फारिग हो गए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। गुगली जो है एक बड़ा वेपन है और उसकी गुगली अभी तक, आप इमरान ताहिर को देखें ना, हाँ, उसकी गुगली अभी तक इतनी उसने परफेक्ट नहीं की हुई है, तो वो लेकिन प्रेडिक्टेबल हो जाएगा ना। ये मसला है कि उसकी हर बॉल ये इस एंगल पे जा रही है ना, तो वो उसको रॉक बैक करेंगे, कट करेंगे, रॉक बैक करेंगे, कट करेंगे, और जब उनको नजर आएगा कि फ्लिपर है उस पे भी वो पीछे लेग ब्रेक बॉलर फिट ही तब होता है जब उसकी गोली, क्योंकि वेरिएशन आ जाती है ना, आपका अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर बीच में आ जाता है। बैट्समैन के माइंड में क्या होता है कि बैट्समैन सोचता रहता है अब गुगली आई, अब गुगली आई, उसमें वो लेग ब्रेक पे भी गलत खेल जाता है और फ्लिपर को भी रीड नहीं करता। लेकिन आमतौर पर जो बड़े स्पिनर्स हैं उन्होंने विकेटें हासिल की हैं जो बिल्कुल ब्रेक नहीं करते, और यूएई में ऐसा हुआ कि यासिर शाह को वो समझते थे कि ये ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक नहीं हुई और वो आउट नहीं हुआ। और यही अनिल कुंबले भी देखिए, अनिल कुंबले आप मुझे ये जरा बता दें कि हमारा ट्रम्प कार्ड कौन साबित हो सकता है? लीना, वहाब रियाज डेफिनेटली, और राहत, दोनों डेफिनेटली बहुत अच्छी दोनों बॉलिंग कर रहे हैं। वहाब रियाज तो आपकी ओपन तो बॉलिंग नहीं ना करेगा, वो तो बाद में आएगा ना। नहीं, बाद में चाहे आए, अब देखे ना सोहेल करेगा ओपन, तो उसके साथ अगर 4 फास्ट बॉलर कराए तो फिर एहसान आगे नहीं करेगा। सोहेल के सामने वॉटसन, वो क्या नाम है उसका, वार्नर खड़ा होगा, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। देखिए ये बात ये देखें कि उसने बड़ी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है, स्विंग भी की है, इन स्विंग करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है वो रिवर्स स्विंग भी कर सकता है। पहले 5 ओवर में आपको 50 पड़ जाना, ये मैं आपको देखिए हमारे बॉलर इशरात भाई इस पूरे टूर्नामेंट में वाहिद बॉलर रहे हैं जिनको 400 350 रन नहीं पड़े हैं। हमने 222 बना, कोई भी हो, देखिए 222 बना के हमने अफ्रीका और ये हमारी थर्ड स्ट्रिंग बॉलिंग है, बाय द वे थर्ड स्ट्रिंग बॉलिंग है। यहाँ पे हमारे पास अजमल नहीं है, जुनैद नहीं है, मोहम्मद हफीज नहीं है, उसके बावजूद हम इतना अच्छा परफॉर्म करें, उमर गुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसे बॉलिंग पे, बैटिंग में बाद में जाएंगे, लेकिन बॉलिंग पे मैं अगर वकार यूनुस की जगह या मिसबा की जगह हूं ना, तो मैं कल एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। शेरदिल का दिल चाह रहा है मैं खुद ही चला जाऊं। मुझे ये लगता है, मुझे अगर मैं हूं ना उनकी जगह, तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा हारिस सुहेल के साथ, ओपन करवाऊंगा उसको बॉलिंग, क्योंकि फिंच और वार्नर स्ट्रगल करते हैं
और स्ट्रेट डिलीवरी जो होती है उस पे वो विकेट देते हैं, कट करने लेकिन की आप कोशिश ये करते हारिस देखिए, सोहेल हारिस से मुझे लगता है हारिस सोहेल से नहीं, ये मार पड़वाएगा हारिस शेर दिल नहीं, मार उसको पड़वाएगा। एक ओवर 2 ओवर देने आपने बड़ी मार पड़वानी है आपने। नहीं, हाँ, आप देखें कि हफीज के साथ भी ऐसे ही होता था। हफीज बॉलिंग करता था, वो स्ट्रेट डिलीवरी करता था, वो उसको कट यार करने हफीज जाते में थे। और हारिस सोहेल में बड़ा लेकिन फर्क आप है। करवा सकते हैं हारिस सोहेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो ऑफ और स्पिनर दूसरी था। बात ये देखो है एक चीज मैं आपको हारिस सोहेल में और हफीज में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है और कुछ कॉमन हारिस नहीं। में शेरदिल खुश बहुत है, इसने नहीं इसकी नहीं, टीम मैं में इसरार मैच भाई जीत सिर्फ गए। एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, या तो बॉलर आप कहो ना रंगाना हेराट टाइप, जिसका आर्म बॉल बहुत अच्छा हो और आप उसको जज ना देखिए, कर वो सकते तो हो, रेगुलर वो बॉलर है। रेगुलर बॉलर है। हफीज आइडियल प्लेयर हफीज है, आइडियल आइडियल player बॉलर है, है। उसके हफीज शुरू है। से एक्सपेरिमेंट करने की बात लेकिन कर रहा आप हूँ। एक्सपेरिमेंट लेकिन आपको regular क्वार्टर से फाइनल में तो अच्छा याद है, बैटिंग की तरफ आ experiment आप बैटिंग की आयरलैंड तरफ के खिलाफ इमरान है ना। बैटिंग हमारी बैटिंग मैं यही सोच रहा था जी इसरार भाई, मैं तो जब ऑन पेपर देखता हूँ तो मेरी आंखें खुल जाती हैं बैटिंग, खास तौर पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल सवाल है, शदीद किस्म का कंफ्यूजन है। हमारे सारे जितने भी क्रिकेट देखने वाले हैं, मुझसे बहुत अच्छे देखने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं। मेरे ख्याल में हम जब ऑन पेपर जाते हैं तो बहुत सारी कमजोरियां हमारी तरफ हमें नज़र आती हैं। लेकिन आज जो मैं एक वाटसन की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जिसने बहुत से ऐसे मैच उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जो अनप्रेडिक्टेबल मैचेस हैं और इंतहाई खतरनाक तरीन साइड, अगर उन्होंने कहा कि मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। उसने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं ना, उसने कहा कि पाकिस्तान विल ईदर ब्लो अस अवे और सेल्फ डिस्ट्रक्ट। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि या तो बड़े मैचेस में बिल्कुल और या कुछ ऐसा कर लेते हैं खुद से ही गिर जाती है पूरी दीवार, ये रेत की दीवार साबित होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम पेपर पे जाएंगे तो फिर हम सो सॉरी, लेकिन हम अगर हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को देखेंगे, तो मेरे ख्याल में पहले बड़े जख्म हमने ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, अब भी हम देने की सलाहियत रखते हैं। हमने 270 तक पे जाके जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, उससे पहले हमने चेस नहीं करने दिया। मेरे ख्याल में हमारा लक फैक्टर होना चाहिए यहाँ पे, अगर हम टॉस जीतते हैं और डिसीजन करने का मौका हमें मिलता है और पहले बैटिंग करनी चाहिए। आई थिंक इस पाकिस्तान को हमेशा पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूँ, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँ, इमरान ने बड़ी अच्छी बात की, वो लक फैक्टर तो होगा, हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर हम 250 रन भी बना लेते हैं एडिलेड की विकेट में, तो आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया के पास माइक हसीन नहीं है। माइक अब हसीन नहीं अगर है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मैक्सवेल है ऑस्ट्रेलिया के सईद अजमल को ही माइक हसीन है, वो 3 छक्के 18 मारे थे, 18। तो वो मसला मुझे नहीं ये है। बताएं कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता वो भी पहले बैटिंग जी करेंगे। बिल्कुल, वो पहले बैटिंग को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान चेजिंग में अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, अगर आप वाकई रियल कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप सुहेब मकसूद को ड्रॉप करके यूनुस खान को टीम में शामिल यूनुस का करें। उनका जो एक एक्सपीरियंस है ये मैं agree एडिलेड करता की विकेट उनको सूट ये करती और है। एक साइकोलॉजिकल एज भी है उनको ऑस्ट्रेलियंस की। इसलिए ये होना यही चाहिए। लोग हैं इन्होंने कह के यूनुस खान नहीं, को पहले मैंने नहीं बाद में कहा। खिलाया। आप अब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के मुताबिक decisions होने चाहिए, situation के मुताबिक decisions होने प्रोग्राम चाहिए। निकाल के देख लें, मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि अगर यूनुस खान परफॉर्म नहीं करते तब भी उनको पूरा वर्ल्ड कप खिलाना ये चाहिए। सही आप बात। बेशक पहला पावर नहीं, नहीं, यूनुस खान को मैं तो definitely अच्छा, इसके- नहीं, मैं आज मान ने कहा कि नहीं, 37 मैं रन opt उसने कर रही किए हूँ। हैं। वो उन्होंने अच्छा कहा। मुझे ये बताओ शेदिल मैं तो opt कर रही हूँ, मैं तो के चाहती हूँ शेन youngsters वॉटसन की जो खेलें। स्टेटमेंट है उसमें 2 हिस्से हैं। जी। एक तो ये है कि इधर दे विल ब्लो अस अवे, एग्जैक्टली, जो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। जी, अब मुझे ये बताएं क्या होने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम ब्लो अवे करेंगे उनको, क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा एक कॉम्बिनेशन बन चुका है सरफराज की वजह से, और जो हमें ओपनिंग स्टैंड हमें मिल रहा है जिसकी वजह से पूरी टीम के ऊपर एक जो pressure मुझे पहले एक जो पड़ता था, डर वो लग रहा है ना, खत्म हो मुझे जो डर लग रहा है वो ये है कि टू मच रिलायंस ऑन सरफराज जो है ना, ये हमें कहीं लेकिन इसके मारना अलावा आपके पास चारा नहीं है। नहीं क्योंकि आप मैं तो openers बोल रहा अगर हूँ, नहीं, अच्छा लेकिन अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा। रिलाई ना करे, पूरी बैटिंग इसलिए यहाँ बैठी रहेगी जी, वो सरफराज करेगा तो हम करेंगे। बॉलिंग लेकिन इरफान पे मेरा- करेंगे, तो नहीं इरफान बैठी dead रहेगी हो ना, गया। अगर खुदा ना वो तो खास्ता पहले भी आउट नहीं हो कर गया रहे हैं। तो फिर तो सारी बैटिंग नीचे है उसकी, तो उसने नहीं, तो वो- उन्होंने नहीं, मेरा एक छोटा सा यहाँ पे Expose ना हो पॉइंट है, जाए ना। हमारे वो मोरे खास तौर पे आफरीदी जैसे, उमर अकमल जैसे, शोएब मकसूद का आपने खुद भी नाम लिया, गुड प्लेयर, उसको खेलना चाहिए। प्रेशर मैच है, बड़ा मैच है, और हर प्लेयर को ये सोचना चाहिए कि उसने आज डिलीवर करना है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, एज अ टीम खेलेंगे, हर प्लेयर खुद से परफॉर्म करेगा, अपना बेस्ट देगा तो हम ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं। ऑन पेपर उन खिलाड़ियों को आप देखें, उस टीम वो जो 11 खेलने आ रही है उसको आप देखें, आप कहीं पे भी उनके सामने स्टैंड नहीं करते वर्ल्ड कप। अच्छा लीना, एक इश्तिहार देना मेरा ख्याल चाहिए लाला जी के लिए भी। वेयर इज के इश्तिहार छाड़ दे वो किधर है? वो लगता है उनको वो कप्तानी कर रहे हैं। एज अ बॉलर थोड़े ऑफ कलर है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई बातें टेक्निकल होती हैं, वो उनका जो पिवट है बैक की वजह से नहीं जा रहा, तो जो ड्रिफ्ट उनको मिलता था, जो उनकी मेन चीज है, वो कभी भी टर्न नहीं करते, ड्रिफ्ट की वजह से विकेट लेते थे। जब आपकी बैक जो है वो पिवट नहीं करेगी तो आपका जो है आपको ड्रिफ्ट नहीं मिलेगी। तो जब उनकी बॉलिंग से कॉन्फिडेंस उनको बैटिंग में नहीं जा रहा तो वो मुश्किलात हो रही हैं। उन्होंने पहले ही कई साल पहले कह चुके हैं कि मुझे अब बॉलिंग और ऑलराउंडर कंसिडर करना चाहिए।
एक तो ये बात होगी, तो ये, और लेकिन ये देखें आफरीदी को मैं हमेशा ये कहती हूँ, कई दफा हमें सवाल आते हैं कि जो आफरीदी को ड्रॉप कर दें, तो आफरीदी को आप या तो टूर्नामेंट से पहले ड्रॉप कर सकते हैं या बाद में, इतने बड़े प्लेयर को आप नहीं कर सकते। दूसरा उनका एक्स फैक्टर है। दूसरा इन्होंने बड़ी सही बात की, मैं बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट को ऑन करती हूँ और हमेशा ऑन करूंगी कि मैं कहती हूँ कि मैंने कहा कि यूनुस खान को ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि पहले मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। दूसरा मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अब यंगस्टर्स के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में मिसबा भी रिटायर हो रहे हैं और अफरीदी भी रिटायर हो रहे हैं, तो हमें एक यंग कप्तान की, लेकिन एक चीज है शायद अफरीदी के बारे में भी कि जब वो हफीज दूसरे एंड पे कर रहा होता था ना गेंद, तो इनका एक आपस में कॉम्बिनेशन था, ये कंटेन कर रहा होता था, वो विकेट ले रहा होता था। बिल्कुल सही। अब वो